Hello students, welcome to my channel Think Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज हमारे पास में आया है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, कह सकते हो क्रूशियल चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चैप्टर इजी है क्योंकि आप अगर इसको ढंग से समझ गए ना तो इसके क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अच्छे से कर पाओगे। और तुम्हें एक एक टर्म्स को ढंग से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। मैं हर एक चीज के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। इट इज दैट करंट विच वेरीज इन अ मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। ये वो करंट होता है जो अपना मैग्नीट्यूड बार बार बदलता है एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। डायरेक्शन भी बार बार बदलता है। इस तरह के करंट को क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इसका इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर आई जो है हमारी किसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नॉट जो है वो हमारा पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और ओमेगा जो है हमारे पास में एंगुलर क्या है? एंगुलर, एक मिनट सही से लिख देते इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है ये पूरा का पूरा क्या है? उस अल्टरनेटिंग करंट का फेज है कि भाई वो कहाँ चल रहा है, किस एंगल पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन जो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करती है, विच इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान रखना कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होता है और 2 पाई बाई टी होता है, जहां पर एफ क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जहां पर हमारे पास में वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये जीरो, फिर ये मिनिमम में, फिर ये वापस टाइम पीरियड। तो कुछ इस तरह से होता है, लाइक बढ़ा बढ़ा फिर घटा घटा फिर वापस बढ़ा। ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। अब हम इसके लिए एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की कुछ वैल्यूज निकालेंगे, एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे जीरो से लेकर कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, कि भाई पहले इतना था जीरो टाइम, बाद में टोटल टाइम टी हो गया। फिर उसके आधे टाइम इंटरवल के लिए भी हम है ना करंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि पहले जीरो था फिर टाइम हो गया टी बाई टू, आधा टाइम। और फिर हम निकालेंगे एक आरएमएस वैल्यू भी निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल कैसे होगा? देखो, द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन डाल दी पहले, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अज्यूमिंग द करंट रिमेन्स कांस्टेंट, मानो कि करंट कांस्टेंट है, फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड dt। छोटे से टाइम में करंट की वैल्यू को अपन कांस्टेंट लेते हैं, टोटल में तो वो पूरा ऐसे ही आएगा, लेकिन हम छोटे से टाइम में लेते हैं तो वहां पे वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। then the amount of charge that flows through the circuit in a small time dt will be। तो amount of charge की वैल्यू क्या होगी? देखो, तुम्हें इतना तो पता ही है ना, करंट इक्वल टू चार्ज अपन टाइम होता है। तो चार्ज किसके बराबर होगा? करंट इंटू टाइम के बराबर होगा। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम पीरियड। करंट की वैल्यू लग दी हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, डन। अब ये जो चार्ज आया है स्मॉल अमाउंट आया है, मैं पूरे अमाउंट के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका इंटीग्रेशन। The total charge that flows through the circuit in a one complete cycle of AC। तो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो अपने पास में क्यू आ जाएगा, और इस तरफ जीरो से टाइम पीरियड ले रखा है पूरा टी। क्यों? क्योंकि मैंने बात करी है कंप्लीट साइकिल की, कंप्लीट में जीरो से टी यूज करूंगा ना। तो ये लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज, छोड़ा हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बदल क्या रहा है? एंगल्स, लेकिन हमारा करंट नहीं बदला। पीक वैल्यू क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है बच्चा। तो ये आई नॉट हमारा बाहर आ गया। अब देखो, बात करते हैं अपन इसकी, यहां से इसके आगे का मैं एक ब्लैंक पेज पे डिराइव करके बताता हूं, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारे पास में आ गया है डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी तक, तो और इसकी जगह पे आ जाएगा जीरो से टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका हो गया क्यू। अब आई नॉट बाहर निकल जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन जीरो से टी तक किसका हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का हो जाएगा, डन। यहाँ पे साइन का जो इंटीग्रेशन होता है कहा गया? अभी हमने करा था कॉस में होता है, माइनस में। एक सेकेंड, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे कर लिया, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप देखो इधर, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, और जीरो से लेकर टी तक। अब मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में जो भी टर्म्स होती है ना,
उसमें इंटीग्रेशन में जो भी टर्म्स होती है जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, उसके अलावा वाली जो टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा ओमेगा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे। सिमिलरली अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो ओमेगा आगे की तरफ आ जाता। ठीक है, वो बात साइड में हो गई इंटीग्रेशन की। अब माइनस का कॉमन निकाल देते साइन, ये माइनस बाहर आ गया और अंदर और ओमेगा को भी बाहर निकाल ही देते हैं। डन, ये हो गया कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर टी तक। ठीक है, वी नो दैट कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस आई नॉट ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम 1 बाय 1 करके। एक बार टी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा की जगह पे तो 2 पाई अपॉन टी और यहाँ पे डाल दूंगा टी, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे हम कॉस, फिर वापस 2 पाई अपॉन टी, लोअर लिमिट कितनी है 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते, माइनस आई नॉट 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ये टी से टी कैंसल आउट तो कॉस 2 पाई माइनस ये हो गया कॉस 0। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे यहां तक तो डिराइव कर दिया आप लोगों के, कॉस 2 पाई 0 से लेकर यहां तक। चलो अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा टर्न कर लेते हैं। आई नॉट अपॉन आई नॉट नीचे से टी घूम के ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 2 पाई, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो चार्ज कितना आया 0। अब हमें एवरेज करंट चाहिए तो करंट एवरेज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जब चार्ज ही 0 आया तो आपके पास एवरेज करंट कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉर देखो द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि आपका चार्ज ही क्या आया है वहां पे 0 आ गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम मीन वैल्यूज की बात करते हैं। आपको आ गया डेरिवेशन समझ में? चलो अगर नहीं आया तो उसको स्लो मोशन में करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में आ रहा है बच्चों एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ये वो वाली नहीं है, ये है एवरेज और मीन वैल्यू फॉर हाफ टाइम पीरियड। देखो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की ये वो वैल्यू होती है विच सेंड्स द सेम चार्ज इन द सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय द गिवन एसी। मान लो किसी सर्किट में डायरेक्ट करंट जो है आधे टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट देता है, तो उसी सेम टाइम में अगर एसी भी उतना ही अमाउंट ऑफ करंट दे तो उसे हम क्या बोलेंगे एवरेज और मीन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना होगा आधा। देखो इसको रिपीट करता हूं, ये डिफाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू से डिफाइन किया जाता है विच सेंड्स द सेम चार्ज। ये उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को भेजता है इन अ सर्किट इन द सेम टाइम। जितना कौन भेज रहा है एसी भेज रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम मीन वैल्यू बोलेंगे, और ये हाफ टाइम पीरियड के लिए होता है बच्चा। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, साथ में मिलकर इसको डिराइव करेंगे। चलो अब आ रहा है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट। तो हम मीन वैल्यू की वैल्यू कह सकते हो मीन वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू आधे टाइम पीरियड के लिए एंड पीक वैल्यू मतलब आई नॉट, इसके बीच में रिलेशन निकालना है हमें। ठीक है भाई, कर लेते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, अल्टरनेटिंग करंट को किससे दूंगा मैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से डिस्क्राइब करूंगा। अज्यूमिंग द करंट रिमेन्स द कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम। ठीक है, मान लो कि है ना स्मॉल टाइम के लिए हमने करंट को रिमेन कांस्टेंट रखा है, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज, वापस चार्ज की वही वैल्यू आ गई डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी जो पहले डेरिवेशन करा था वो कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए था, अब ये हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं पीक वैल्यू में एवरेज का वो निकाल रहे हैं आधे टाइम के लिए। तो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड 0 से t नहीं, 0 से t/2 तक रहेगा। तो देखो टोटल चार्ज की वैल्यू t 0 से लेकर t/2 तक रहेगी। ठीक है, अब मैं ये पूरा के पूरा डेरिवेशन आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद में हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो ये कहाँ है हम टोटल चार्ज एड अ पेज। ठीक है, चलो तो टाइम पीरियड देखना, टाइम पीरियड क्या लेंगे हम 0 से t/2 तक लेंगे। तो डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
सॉरी इसका भी इंटीग्रेशन होगा 0 से t/2 तक, और 0 से t/2 तक ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अपने पास में वही इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में आ जाएगा, अपने ब्रैकेट में क्या इंटीग्रेशन के साइन में आ जाएगा t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, आई नॉट ये हो गया। हमारे पास में साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2 तक। हम यहाँ पे माइनस और ओमेगा को बाहर निकाल देते हैं, ये माइनस बाहर आ गया और हमारा ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास में कॉस ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2 तक। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई नॉट और ओमेगा को बाहर निकाल रखा है ऑलरेडी, हम यहाँ पे ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन टी, अंदर भी हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, 0 से लेकर t/2 तक। ठीक है, ये माइनस का आई नॉट बाहर आ जाएगा और 2 पाई और ये टी ऊपर आ जाएगा, डन। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई t/2, और एक बार रखेंगे हम cos 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल आउट है काट दो, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस का आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, ये हो गया माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1 बेटा, और cos 0 की वैल्यू होती है वन होती है, और ये माइनस लगा रखा हमने। ये हो गया माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, और ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, इस -2 से ये -2 गया, तो हमारे पास में आ रहा है माइनस का आई नॉट, माइनस तो गया ना, ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस में ये आंसर आएगा, तो विच इज आई नॉट टी अपॉन पाई। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई। अब आधे टाइम पीरियड के लिए आएगी ना, तो हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, करंट आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की जगह पे वैल्यू रखेंगे आई नॉट टी बाय पाई, और टाइम पीरियड की जगह रखेंगे हम t/2। तो बच्चों इस t से ये t तो कैंसल आउट हो गया, और ठीक है एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास में मीन रहेगा, मीन वैल्यू। ठीक है, t से t तो कैंसल आउट हो गया, हमारे पास में 2 घूम के डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, विच इज आई नॉट 2 अपॉन पाई। डन, यहां तक क्लियर है। और आई एम को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई आई नॉट से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चा, कहाँ गया, हाँ, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, और इसको हम क्या कर सकते हैं 0.67 आई नॉट से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में अगर मैं 3.14 का डिवाइड मारूंगा तो यही आंसर आएगा। तो ये थी हमारे पास में मीन वैल्यू। मीन वैल्यू किसकी थी बच्चों, ये जो मीन वैल्यू थी हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट की थी, किसके लिए थी, हाफ टाइम पीरियड के लिए थी। और अब हमारे पास में जो टर्म आ रही है वो है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चों देखो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। एसी की आरएमएस वैल्यू बोल लो, आप इसको वर्चुअल वैल्यू बोल सकते हो, आप इसको इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई आरएमएस, आई वर्चुअल और आई इफेक्टिव। आप तीनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। ये डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू होती है जो प्रोड्यूस करती है सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर, दिए गए किसी रजिस्टर के अंदर। ठीक है, एज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास थ्रू द सेम टाइम। ठीक है, एक सर्किट है और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने पहले उसमें डीसी भेजा, और डीसी भेजने के बाद में उसमें कुछ करंट क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे हीट क्रिएट हुई स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में। उतने ही टाइम में अगर मैं डीसी की जगह पे एसी भेजूं, तो एसी भी सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर क्रिएट करता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे उसकी उस करंट की वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम आईआरएमएस वैल्यू बोलेंगे। इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका, मान लो मैंने किसी सर्किट में डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो है 5 एम्पियर भेजी और 5 सेकंड के लिए भेजी, तो 5 जूल क्रिएट हुआ, एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बट एक एग्जांपल समझो तुम। ठीक है, 5 एम्पियर का करंट भेजने से है ना, मैंने उसके अंदर 5 जूल एनर्जी खर्च कर ली, या फिर ऐसा मान लो 10 जूल है ऑफ हीट क्रिएट हुई फॉर द 5 सेकेंड्स।
ठीक है। लेकिन उसकी जगह अगर मैं एसी भेजूं तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उतने ही टाइम में अगर एसी क्रिएट करता है तो अल्टरनेटिंग करंट की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आईआरएमएस बोलेंगे या आई वर्चुअल बोलेंगे, आप इफेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आता है रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव और पीक वैल्यू, मतलब कि आईआरएमएस या फिर आई नॉट के साथ में हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम रिलेशन। सपोज एन अल्टरनेटिंग करंट वी पास थ्रू द सर्किट ऑफ रेजिस्टर आर, किसी सर्किट में जहां पर रेजिस्टर आर कनेक्टेड है वहां पे क्या फ्लो हो रहा है, आईआरएमएस फ्लो हो रहा है, या फिर कह सकते हो नॉर्मल सा करंट फ्लो हो रहा है। देन द हीटिंग अमाउंट प्रोड्यूस इन द स्मॉल टाइम, तो हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा है तो हीट का अमाउंट भी क्या होगा, स्मॉल, तो डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। हीट प्रोड्यूस इन द वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो डीएच का इंटीग्रेशन एच हो गया 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल करंट की जगह भेज रहे हैं आई इफेक्टिव, तो इफेक्टिव के लिए हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के एलएचएस साइड एच और एच बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के आरएचएस साइड ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी और आई स्क्वायर आर टी को इक्वल पुट कर दिया हमने, यहाँ पे आर से आर कैंसल आउट हो गया बच्चा, देखो ये आर से आर ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और ये टी डिनोमिनेटर में चला गया, 1/t 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, और इसका जो स्क्वायर है आई स्क्वायर इफेक्टिव का, इसका जो स्क्वायर है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम इस टर्म का 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी का सेपरेट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। चलो करते हैं इंटीग्रेशन, तो हमारे पास में एक सेपरेट टर्म आ गया 0 टू टी और आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, वी नो दैट कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से टी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आई नॉट बाहर निकल जाएगा, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब बता दूं कि ना साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा जिसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आराम से। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं वापस, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई नॉट तो बाहर एज इट इज ही चल रहा है, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और ये डी टी। ठीक है, यहाँ पे है ना मैं क्या करूंगा, आई नॉट को बाहर निकाल देंगे और हम इस इंटीग्रेशन के साइन को और डिफरेंशिएशन डी टी को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 के साथ में, और ये 2 डिनोमिनेटर में बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1 के साथ में इंटीग्रेशन 0 से टी, सही से लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे करना है आई नॉट को बाहर और ये 2 तो बाहर ऑलरेडी चल रहा है, डी टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा टी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, मैं एक बार पहले भी मेरी क्लास के लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस टर्म के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी की टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी इफ इट इज अ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 2 ओमेगा एक्स्ट्रा है टी के टर्म में, तो 2 ओमेगा डिनोमिनेटर में आ गया और इनकी लिमिट रख जाएगी सबकी 0 से लेकर टी तक। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो गया आई नॉट 2, इसकी वैल्यू टी की जगह पे टी माइनस 0 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1/2 ओमेगा को बाहर ही दिखाएंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में साइन 2, देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t इंटू अपर लिमिट डालेंगे टी माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा साइन 0 और ये ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हो गया आई नॉट अपॉन 2, ये हो गया बच्चों टी। ठीक है, 1/2 ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो टी से टी कैंसल आउट, तो ये हो गया साइन 4π माइनस साइन 0। ठीक है, आई नॉट अपॉन 2 तो टी, अच्छा एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को कि यहाँ पे जो हमारे पास में साइन 4π और साइन 0 है,
साइन इवन नंबर्स में लाइक 2 पाई 6 पाई 4 पाई 8 पाई इनमें है ना साइन जीरो ही रहता है। तो ये हो गया साइन जीरो माइनस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है और जीरो जीरो में से जीरो माइनस हुआ जीरो ही बचेगा, तो यहाँ पे हो गया टी माइनस जीरो। इसको हम ढंग से लिख सकते हैं आई नॉट टी अपॉन टू। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म कौन सी, ये वाली, ये आई स्क्वायर डी टी जीरो टू टी का इंटीग्रेशन जो हमारे पास में आया है बच्चों, वो क्या है आई नॉट बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, इसको उस वैल्यूज में पुट करते हैं। तो हमारे पास में है ना, जहां हमारे पास में आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, आई आर एम एस इक्वल टू 1/t, इसको है ना कहा गया वो वैल्यू, हाँ ये रही, अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर dt, ये आया था। हम क्या करेंगे, 1/t को ऐसे ही रखेंगे और ये पूरे का इंटीग्रेशन जो आया हमारे पास में उसको लिख देंगे आई नॉट t बाय टू, t से t कैंसल आउट, तो ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट आई नॉट अपॉन टू, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में स्क्वायर भी तो था, ये स्क्वायर रह गया हमारे से। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर रह चुका है, ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, यहाँ पे भी बच्चों स्क्वायर रह गया, ये रहा स्क्वायर और इसको यहाँ पे स्क्वायर में रख दूंगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला हो गया आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास में आईआरएमएस की वैल्यू है। ये था आपका डेरिवेशन। तो देखो ये पूरा डेरिवेशन वैसे नोट्स में लिखा है और आप रूट टू 1/√2 को है ना आप 0.707 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आई नॉट। सिमिलरली आप अगर ये डेरिवेशन ईआरएमएस के लिए भी करोगे तो ईआरएमएस का भी फॉर्मूला E0/√2 आ जाएगा, विच इज 0.707 E0। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या आएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट्स आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट्स आएंगे हमारे, जैसे कि सर्किट में सिर्फ आर मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सर्किट में सिर्फ एल मतलब इंडक्टर कनेक्टेड हो और सर्किट में सिर्फ सी मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड हो, या फिर ये कंबाइन लाइक आर और एल, या फिर हम कह सकते हैं एलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो उन सर्किट्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे, उनके ग्राफ्स देखेंगे, उनके क्या फेजर डायग्राम भी देखेंगे हम। चलो सबसे पहला जो आ रहा है आपके पास में एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर्स ओनली। ऐसा सर्किट जहां पर हमारे पास में सर्किट में क्या कर लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें ना रेजिस्टेंस लगा है, ईएमएफ की वैल्यू क्या है E0 sin ओमेगा t, हमारा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R दे रखा है। सपोज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्टेड है, तो है ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। इसको दिमाग में रखो यहीं पे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R, पोटेंशियल क्या होगा, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू IR हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या कहता है, सर्किट का टोटल पोटेंशियल मतलब कि E0 sin ओमेगा t और हमारे पास में जो VIR V इक्वल टू IR है, इन सबका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा t माइनस का IR, ये जो माइनस IR आया है किरचॉफ के साइन से आया है। कैसे आया, देखो मान लो कि अगर मेरा करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे मेरे पास में R के लिए जो साइन बनेगा करंट की डायरेक्शन में वो आता है माइनस में, नेगेटिव साइन यूज होता है। किरचॉफ के रूल्स पढ़ने हैं तो चैप्टर 3 का वन शॉट जरूर देखेगा मेरा, उसमें आपको किरचॉफ के रूल्स जरूर बता रखे हैं मैंने। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इन सबका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास में E0 sin ओमेगा t प्लस V इक्वल टू IR, इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा। तो E0 sin ओमेगा t माइनस IR, और ये प्लस की जगह पे माइनस IR आया ना तो वो 0 के बराबर हो गया। डन। अब ये माइनस का IR जो है बच्चों वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो E0 sin ओमेगा t किसके बराबर आएगा, IR के इक्वल आएगा। अब ये IR के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे देखो ये जो R है हमारा, हम इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी I इक्वल्स टू E0 बाई R sin ओमेगा t। राइट, हमने है ना यहाँ पे E0 बाई R को एक नई टर्म I0 से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t बन जाएगा ये। डन। यहाँ पे I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन R आया है, जो पीक वैल्यू ऑफ AC है। ये जो नई टर्म मानी है हमने E0 अपॉन R, ये पीक वैल्यू ऑफ क्या है,
एसी है। एक चीज का ध्यान रखना आप, देखो ईएमएफ के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी आ रहा था, और हमारे पास में करंट का जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इनके एंगल्स बराबर है, फेज सेम है, तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। इनके एंगल्स में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का फेज सेम है। पीक वैल्यू करंट की जहां होगी वहां पे भी पीक वैल्यू ईएमएफ की होगी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से पता पड़ रहा है कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज का फॉर्मूला मतलब ईएमएफ, और पीक वैल्यू का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी आया है जो, तो दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो कह सकता हूं ना कि मैं दोनों एक दूसरे के साथ में ही चल रहे हैं। तो देखो बोथ ई एंड आई आर फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी, दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है। हेंस द ईएमएफ एंड द करंट आई आर इन द सेम फेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जब सर्किट में रेजिस्टेंस प्योरली कनेक्टेड होता है तो कह सकते हो कि ई नॉट और आई नॉट मतलब कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये सारी वैल्यूज क्या होगी, एक साथ ही चलेगी, फेज क्या होगा इनका सेम। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जहां पर हमने वाई एक्सिस पे आई नॉट और ई नॉट को ले रखा है, एक्स एक्सिस पे हमने किसको ले रखा है, ओमेगा टी मतलब फेजेस को ले रखा है। तो इनमें दिख रहा है कि किस तरह से हमारा ईएमएफ जो है ये रहा, और साथ साथ में करंट भी उसके साथ चल रहा है। जैसे कि पीक वैल्यू पे करंट है तो पीक वैल्यू पे ईएमएफ। अच्छा, फेज सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी वैल्यू सेम हो, फेज का मतलब होता है एंगल। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों की पीक वैल्यू में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों है तो हमारे पास में यहाँ पे 45 पे ना, आधी आधी वैल्यू के बीच में 90 के पास में, और यहाँ पे देखो 180 पे दोनों एक साथ जीरो, 2 पाई पे दोनों एक साथ जीरो। ठीक है, तो फेज इसको बोलते हैं, सेम चीज सेम एक दूसरे के साथ में जा रहे हैं। और फेजर डायग्राम, अच्छा अब फेजर डायग्राम का वर्ड निकला है तो फेजर डायग्राम भी बता देता हूँ क्या होते हैं। फेजर डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जो हमारे करंट एम्पलीट्यूड, ईएमएफ, वोल्टेज या इन सभी चीजों को वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करते हैं। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इनको भी वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह के डायग्राम्स को फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो देखो एक फेजर डायग्राम का एग्जांपल आपके सामने है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, वापस वही एक्स एक्सिस पे हमने ओमेगा को लिया, हमने इस वाले एक्सिस पे किसको लिया है, वाई एक्सिस पे ई नॉट और आई नॉट को लिया है। ठीक है, तो देखो मान लो कि मेरा करंट जो है वो इस तरफ है, तो करंट की वैल्यू जो है मैंने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करी है। तो ईएमएफ भी तो हमारा उसके साथ साथ है, तो एक वेक्टर और ले लेता हूं मैं जो इसी के ऊपर रखा हुआ है, और दोनों के साथ में एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी का। तो इसको डायग्राम को क्या बोलते हैं, हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको कि जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है सर्किट में और ई नॉट लगा हुआ हो, मतलब कि एसी वोल्टेज लगा रखा हो, तो उस कंडीशन में हमारा करंट भी आई नॉट साइन ओमेगा टी आता है और वोल्टेज भी क्या आता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी आता है। चलो अब सर्किट में दूसरी चीज कनेक्ट करके देखते हैं। तो बच्चों अब आ रहा है हमारे पास में एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। किसी सर्किट में क्या कनेक्टेड है, एक इंडक्टर कनेक्टेड है जो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट का बना हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर्किट में एक एल इंडक्टर लगा रखा है, हमारे पास में एसी सोर्स दे रखा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी उसका ईएमएफ दे रखा है, और अब हम इसकी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। अब प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट, है ना, प्योर इंडक्टर मतलब कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह इसका नहीं है। ठीक है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस है नहीं इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस आ नहीं सकता, ये इसका मतलब ये है कि एक, मतलब कि कह सकते हो कि बिना किसी अलॉय वाला इंडक्टर हमने लगा रखा है, प्योर कंडक्टर लगा रखा है। ठीक है, कॉइल जो भी बनी हुई है प्योर कंडक्टर की बनी हुई है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब चैप्टर 6 में पढ़ा था कि आप जब भी वो एसी सोर्स लगाओगे तो किसी कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन क्रिएट होगा, सेल्फ इंडक्शन से एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा। उस बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये 2 हो गया। जिसने भी बैक ईएमएफ के बारे में नहीं पढ़ा है वो चैप्टर 6 की वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ नेट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, E प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, बट ये प्लस माइनस बन के क्या बन जाएंगे, माइनस। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हमारे पास में 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ईएमएफ किसके बराबर आएगा, एल डी आई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास में। और E की जगह पे हम रख देंगे वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। चलो आगे का डेरिवेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको करके बताता हूँ शांति से। चलो तो देखो
ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, डी टी ऊपर चला गया और ये एल डी आई बाई डी टी आ गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन इधर भी कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं। कोई लिमिट्स नहीं दे रखी है कि यहां से यहां तक करना है, तो कंप्लीट के लिए ही करेंगे हम यहाँ पे। तो इसका हो गया आई, और ये ई नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास में होता है माइनस का कॉस। तो ये हो गया माइनस ई नॉट एल कॉस ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में ओमेगा और आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, और फिर हमारे पास में इसको बाहर निकाल देंगे हम, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा एल, ये हो जाएगा कॉस कॉस ओमेगा टी आई नॉट। बट वी नो दैट कि एसी जो होता है साइन का फंक्शन होता है, हमें इसको साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो ये एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया हमारे आई माइनस ओमेगा एल, और देखो यहाँ पे साइन के अंदर की टर्म को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो एक माइनस कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया आई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है, अब अपन इस टर्म को क्या मानेंगे, एक आई नॉट मान लेंगे, पीक वैल्यू से कंपेयर करके आई नॉट मान लेंगे। तो इसको लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले हमारे पास में जो ईएमएफ था उसका फॉर्मूला आ रहा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो करंट की वैल्यू आई है वो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो पता पड़ रहा है कि हमारा जो करंट है इंडक्टर के केस में वो ईएमएफ से पाई बाई टू एंगल कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई टू एंगल पीछे चल रहा है। ठीक है, हमारा मकसद इसमें पूरा हो गया है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करंट की वैल्यू भी आ गई, और ई नॉट साइन ओमेगा टी हमें पता भी पड़ गया कि हाँ ये ईएमएफ से करंट जो है पाई बाई टू एंगल पीछे चल रहा है। एक बात और ध्यान रखना, मैंने अगर यहाँ पे आई नॉट को ई नॉट अपॉन ओमेगा एल से लिखा है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको बोलते हैं हम पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करूं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो देख के ही पता पड़ रहा है कि रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाली टर्म कर रही है, ओमेगा एल कर रही है। ठीक है, तो ओमेगा एल एक नई टर्म है जो किसका काम कर रही है, सेम टू सेम किसका जैसा काम कर रही है, रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रही है। दो बातें पता पड़ रही है, इंडक्टर के केस में एक तो पाई बाय टू पीछे चलता है ईएमएफ से, और दूसरी बात नया ओमेगा एल जो है वो किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि द फेज एंगल करेक्ट ऑफ करंट आई इज पाई बाई टू लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के ओमेगा टी से वो पाई बाई टू पीछे चल रहा है। दस इन इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट इन द फेज बाय 90। तो वोल्टेज पाई बाई टू से आगे चल रही है, करंट पाई बाई टू से पीछे चल रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देख के ही पता पड़ रहा है। हमने ना इस वाई एक्सिस पे लिया है ओमेगा टी, सॉरी एक्स एक्सिस पे लिया है ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे हमने ई नॉट और आई नॉट को लिया है। तो देखो अगर मेरा करंट जो शुरू हो रहा है वो जीरो से शुरू हो रहा है, करंट सॉरी ईएमएफ जो है हमारा जीरो से शुरू हो रहा है, तो करंट उससे पाई बाई टू क्या हो रहा है, पीछे से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों में पाई बाई टू का कितना डिफरेंस है, करंट थोड़ा पीछे चल रहा है। फेजर डायग्राम में यही चीज ऐसी हो जाएगी जैसे कि मैं अगर ईएमएफ को यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, तो इससे पाई बाई टू पीछे की तरफ कौन बनेगा, पीछे की तरफ कौन बनेगा, हमारा करंट बनेगा। तो ये फेजर डायग्राम और ये क्या कहते हैं ग्राफ, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने एक टर्म मानी थी ऊपर कि आई नॉट जो है वो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, और इन ओमेगा एल जो है प्लेज द सेम रोल एज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के साथ सेम रोल प्ले कर रहा है, इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, और इस टर्म को बोलते हैं ओमेगा एल को, टर्म को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका काम होता है सर्किट में रेजिस्टेंस के जैसा बिहेवियर करना, जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं क्या जुड़ा हुआ हो, इंडक्टर जुड़ा हुआ हो।
इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस का काम करता है, और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू द सर्किट। ठीक है, जब सर्किट में एसी फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर का काम ही रेजिस्टेंस का काम करता है। देखो मैं एक्सएल को ओमेगा एल या ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ एल लिख सकता हूँ, जहां पर हमारे पास में एफ जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सर्किट में एसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो देखो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक्सएल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन डीसी में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो वहां पे एक्सएल भी नहीं होगा। तो इंडक्टर के केस में डीसी करंट फ्लो करने से आपको करंट की वैल्यू तो इनफाइनाइट मिलेगी, क्योंकि हमारे को एक्सएल क्या है, 0 मिल रहा है। ठीक है, और देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चा, आया समझ में। देखो अब हमारे पास में आ रहा है एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, कैपेसिटर के अलावा कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। ठीक है, देखो हमारे पास में एक एसी सोर्स लगा हुआ है जिसका ईएमएफ एज इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, और हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है जिसका कैपेसिटेंस कैपिटल सी से यहाँ पे डिनोट कर रखा है। ठीक है, कंसिडर अ प्योरली कैपेसिटर सी कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नॉट। ठीक है, तो देखो हमारे पास में अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर द कैपेसिटेंस सोर्स दे रखा है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर प्लेट्स अ कंटिन्यूअस बट अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्योंकि देखो एसी की वैल्यू बढ़ती घटती मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, उसकी वजह से कैपेसिटर जो है वो कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता रहेगा। अब इसके कंटिन्यूअस चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से अ कंटिन्यूअस बट अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट, तो वहां पे एक अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट होगा वहां पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के आसपास में होगा वो जितनी भी अप्लाइड ईएमएफ करोगे उसके बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो कैपेसिटर में चार्ज कहीं और से नहीं, उसी सोर्स से आ रहा है, तो अगर वो सोर्स बार बार चेंज और मतलब बढ़ेगा घटेगा तभी उसके अंदर करंट बन रहा है, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लेट पे अप्लाइड होगा वो अप्लाइड ईएमएफ की वजह से होगा। ठीक है, तो V किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, जहां पर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है हमारे पास में। ठीक है, बट वी ऑल्सो नो दैट कि कैपेसिटर का फॉर्मूले में पोटेंशियल का रिलेशन ये होता है, V इक्वल्स टू क्या, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। डन, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ना, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। आप वोल्टेज की वैल्यू में आप है ना ये डाल सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने डाल दिया चार्ज इक्वल्स टू सीवी, और सीवी में है ना सी तो वैसे ही रह गया, और वी की जगह पे आपने क्या डाल दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो चार्ज का फाइनल फॉर्मूला क्या बना, सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। डन। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। किसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो डी क्यू अपॉन डी टी। बट वी हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो हमने यहाँ पे रख दी वैल्यू ऑफ चार्ज, तो डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अब सी और एप्सिलॉन नॉट जो है हमारी कांस्टेंट टर्म है कैपेसिटेंस की, तो सी और एप्सिलॉन नॉट तो रह गई, साइन ओमेगा टी का हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी गिव्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और टाइम के आगे वो जो टर्म बची हुई है ओमेगा वो आगे की तरफ आ जाएगी, तो ये बन गया हमारे पास में करंट की वैल्यू। डन। यहां से यहाँ पे हमारे पास में जो ये है, जैसे कि कह सकते हो कि ओमेगा सी जो है एप्सिलॉन नॉट के आगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो आराम से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, अब कॉस को देखो वापस कॉस टर्म में आ गया ये, लेकिन हमें करंट चाहिए साइन की टर्म में, तो आप कॉस को ये भी लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा प्लस पाई बाई टू भी होता है। तो ये हो गया इसमें, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हमने वहां पे फॉर्मूला पुट कर दिया, और तो यहाँ पे ये प्लस में है दोनों टर्म, इनको आगे पीछे मूव कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे, आई नॉट, न्यू टर्म कंसिडर कर लेंगे आई नॉट, जहां पर आई नॉट जो है ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो आप, या फिर ई नॉट अपॉन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी भी बोल सकते हो। ये जो होती है करंट एम्पलीट्यूड है, या फिर आप इसको कह सकते हो वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ एसी, उस कंडीशन में जब हमारे पास में कैपेसिटर कनेक्टेड हो। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज पता पड़ रही क्या, यहाँ पे हमारे पास में ईएमएफ जो था वो फंक्शन था साइन ओमेगा टी का, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो फंक्शन है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का फंक्शन है। तो कह सकते हैं कि करंट जो है कैपेसिटर के केस में ईएमएफ से कितना आगे चल रहा है, पाई बाई टू आगे चल रहा है, पाई बाई टू एंगल आगे चल रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी देख लिया जाए तो हमारे पास में ग्राफ ले रखा है हमने, वाई एक्सिस पे वही आई नॉट ई नॉट ले रखे हैं हमने, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, फेज ले रखा है। तो देख के पता पड़ रहा है कि हमारा ईएमएफ तो जीरो से ही शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तो ऐसा कैसे ही है, लेकिन हमारा करंट जो है पाई बाई टू फेज से आगे से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू नहीं होकर पाई बाई टू से शुरू हो रहा है। तो करंट जो है वो पाई बाई टू आगे है। तो देखो फेजर डायग्राम में उस आगे को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ईएमएफ तो ये है, आप इसके साथ में प्लस पाई बाई टू कर लो तो आपकी ये वाली लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो हमारा करंट दिखा रहा है कि मैं आगे चल रहा हूँ ईएमएफ से। डन। चलो अब इस टर्म को दिमाग में रखो, आई नॉट को क्या लिया था मैंने अभी, ई नॉट अपन वन बाय ओमेगा सी, ठीक है। तो ये रहा, तो आई नॉट किसके बराबर, ई नॉट अपन वन बाय ओमेगा सी। द फैक्टर वन अपॉन ओमेगा सी इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट में जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो, ठीक है। तो वन अपॉन ओमेगा सी आर के जैसा बिहेव करेगा, अपोजिशन के जैसा बिहेव करेगा बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, एसी में जब फ्लो हो रहा हो तब, एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर के केस में उसको बोल रहे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो आप वन अपॉन ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्शन रिएक्टेंस एक्स सी से डिनोट कर सकते हो, और यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो वन अपॉन टू पाई एफ, और एक टर्म रह गई यहाँ पे सी, ठीक है। तो ये हो गया वन अपॉन टू पाई एफ सी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में एफ है वो क्या है, हमारे पास में एसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एसी की फ्रीक्वेंसी पे ये क्या हो रहा है, इनवर्सली डिपेंडेंट है, एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ, है ना। तो पता पड़ रहा है कि भाई, और एक और चीज का ध्यान रखना, एसी के कंडीशन में फ्रीक्वेंसी होती है तो एक्सी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, बट डीसी के केस में जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है हमारे पास में, और फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और एक्सी इनफाइनाइट हो गया तो हमारे पास में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, करंट हमारे पास में आएगा ही नहीं। तो इसको अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है व्हाट इज एक्सी और एक्सएल, तो इसको ऐसा समझ के चलो कि जब सर्किट में एल कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, एक्सएल कर रहा है। जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, एक्ससी कर रहा है। तो वही है ना, अगर एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी बच्चों, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से करंट जीरो हो गया ना। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के केस में है ना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ एसी की, तो हमारे पास में है ना किसकी वैल्यू घटती जाएगी, एक्सी की वैल्यू घटेगी, एक्सी की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखना। अब हम थोड़े कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन में आने का मतलब होता है एसी सर्किट कंटेनिंग एल मतलब कि इंडक्टर एंड आर मतलब कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो। हम एक तो एल आर सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर एक कॉइल और हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लिखा हो। हम एक आरसी सर्किट पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो। देखो ये रहा, ये रहा हमारे पास में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इसको अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं। और एक हमारे पास में है रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इन सर्किट को पढ़ लेते हैं। चलो, तो अब दो बातें तो दिमाग में बैठ गई है। जब हमारे पास दो या तीन बातें हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस अकेला हो और तो ईएमएफ और वोल्टेज, रेजिस्टेंस अकेला हो तो ईएमएफ और करंट जो है वो साथ सेम फेज में होंगे। कैपेसिटर अकेला हो तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, करंट आगे चलेगा पाई बाई टू, और इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट पीछे चलेगा पाई बाई टू से। ये दिमाग में बैठा के चलना। चलो, तो एंगल का डिफरेंस पाई बाई टू रहेगा। तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस सर्किट में, आई आर वोल्टेज हो गई उसकी, और एक इंडक्टर कनेक्टेड है जिसमें है ना उसकी वोल्टेज हो गई वी इक्वल टू आई एक्सएल, ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह पे आई एक्सएल आ जाएगा हमारे पास में, जहां पर आई और आर रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में चल रहे हैं, जबकि आई और वोल्टेज इंडक्टर के केस में पाई बाई टू के अंतर पे चल रहे हैं, ठीक है। विच इज, और हमारे पास में सोर्स क्या दे रखा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप इसके फेजर डायग्राम की बात करो तो फेजर डायग्राम में पता पड़ रहा है कि ईएमएफ इधर है, तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ में ही रहेगा क्योंकि उसका फेज एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन इंडक्टर के केस में वो थोड़ा पीछे की तरफ चलेगा। ये फेजर डायग्राम आपको याद करना है, ठीक है। एंगल्स के बेसिस पे इस फेजर डायग्राम को बनाया गया है। तो देखो अब मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालते हैं कि पूरे सर्किट में क्या टोटल रेजिस्टेंस आने वाला है, क्या किस तरह से हमारे पास में करंट काम करने वाला है। तो देखो, कंसीडर अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L कनेक्टेड इन द सीरीज टू द सोर्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं
फेजर डायग्राम को अच्छे से समझने की। ठीक है, देखो फेजर डायग्राम में क्या क्या दिखा रखा है। मेरे पास में जो है ना ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है वो ये रही बच्चों, ये रहा हमारा ईएमएफ। ठीक है, हमारे पास में वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है ना उसी के साथ साथ में चल रहा है, तो ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। मैं π/2 इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, वोल्टेज को, ये थोड़ा पीछे चल रहा है ना वोल्टेज π/2, किसके केस में, मतलब एंगल का फर्क है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज ऑफ इंडक्टर को थोड़ा पीछे ले लिया आपने। अब यहाँ पे एंगल्स बना लिए, ईएमएफ का वो एंगल जो बन रहा है ओमेगा टी, डन। फाई एंगल जो है वो वोल्टेज रेजिस्टेंस और इसके बीच में बन रहा है, डन। हमारा करंट वोल्टेज के साथ साथ में बन रहा है, जब रेजिस्टेंस के केस में हो तो करंट इधर नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास में, और हमारे पास में इंडक्टर का डायग्राम जो है वो इस तरफ आ गया। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इन लाइंस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, VL से हम किसको मिला लेंगे, EMF को, और EMF को हम किससे मिला लेंगे, VR को मिला लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में एक रेक्टेंगल टाइप शेप बन चुका है, और हमारे पास में क्या बन गया है, एक ट्राइंगल भी बन चुका है। ट्राइंगल की बात करूँ तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है जिसको मैंने अभी एक हाईलाइट किया है, और एक ट्राइंगल हमारे पास में बन रहा है ये। तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास में बन रहे हैं। तो हमारे पास में बहुत से ऑप्शन है हम इसको सॉल्व करने के लिए, पीजीटी लगा सकते हो आप, या फिर आप इसको वेक्टर अलजेब्रा के सम से कर सकते हो। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ होता है उससे, मैंने यहाँ पे पीजीटी वगैरह यूज करा है। ठीक है, पीजीटी से बहुत ही इजी हो जाता है वो चीज। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस को क्या लिख रहा हूँ, वी आर इक्वल टू आई आर, और उसका एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वी नॉट आर लगा दूंगा मैं। ठीक है, और ये आई नॉट आर हो जाएगा। मैं वेक्टर फॉर्मेट को किस में बदल रहा हूँ, नॉर्मली। तो उसी तरह से सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वी एल इक्वल टू एक्सएल आई हो जाएगा, बट अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड लूंगा तो वी नॉट एल इक्वल टू आई नॉट एक्सएल हो जाएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास में दो टर्म याद रखना, एक रेजिस्टेंस का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जब सर्किट में क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, और दूसरा वाला एम्पलीट्यूड किस में आ जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, सॉरी, एम्पलीट्यूड जब रेजिस्टेंस में ना हमारे पास में इंडक्टर कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, तो देखो ये वाली जो चीज है ये वी आर है, क्या मैं इस वाली लाइन को इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि देखो ना ये एक हमारे पास में स्क्वायर है, सॉरी ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, तो आमने सामने की लाइंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो इफ ये वी एल है तो ये भी क्या होगी, वी एल ही होगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी वाली लाइन मतलब ईएमएफ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी आर के स्क्वायर प्लस वीएल के स्क्वायर के बराबर होगा पीजीटी के अकॉर्डिंग। मतलब कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर देता है हमें पीजीटी से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई नॉट का स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का स्क्वायर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरन थ्योरम लगाई ना हमने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर का होल स्क्वायर, वी नॉट एल की जगह पे आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आई नॉट यहाँ पे कॉमन आ रहा है और इसका स्क्वायर भी कॉमन आ गया। डन यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास में आई नॉट स्क्वायर कॉमन बाहर, और फिर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जो है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है जो ईएमएफ के डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है, ईएमएफ स्क्वायर में चल रहा है। डन। पूरे टर्म का अंडर रूट अगर मैं कर लू इस पूरी टर्म का, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट और ब्रैकेट के इसका लग जाएगा अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आई नॉट की वैल्यू मिलती है बच्चों। तो आई नॉट की जो वैल्यू मिली है वो है ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में अंडर रूट। तो यहाँ पे अब वापस इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करने की जरूरत है। तो आई नॉट ओम्स लॉ से कंपेयर करूं तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर। तो देखो अब आर की जगह कौन काम कर रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर काम कर रहा है। डन। तो ये है ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज एल आर सर्किट हो जाएगा। जब सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो हमारे पास में आई नॉट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो ई नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर के बराबर है। इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक है, आप एक्सएल की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर भी रख सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, और हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में हम टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर हो गया वीएल और बेस हो गया हमारे पास में वी आर। ठीक है, तो ये हो गया वी नॉट एल अपॉन वी आर, और इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट, एक्सएल अपॉन एक्स आर जो एक्सएल अपॉन आर जो हमारे पास में आ रहा है ये tan फाई आ रहा है। ठीक है, ये फेज एंगल आ गया। सिमिलरली
हमें अब करना है ये क्या, ये काम CR की कंडीशन में, जब सर्किट में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, चलो मैं ऊपर का डायग्राम समझा देता हूँ, बाकी रहने वाला तो पीजीटी के थ्रू ही है, हम इसको पीजीटी के थ्रू से करेंगे क्योंकि वो चीज ज्यादा बेटर होती है। तो देखो, एसी सर्किट कंटेनिंग सी एंड आर इन द सीरीज, जब सर्किट में है ना हमारे पास में कैपेसिटेंस और सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। कंसीडर अ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया बच्चा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। डन। रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो गया IR, कैपेसिटेंस का वोल्टेज हो गया IXC। ठीक है, ईएमएफ सोर्स का वैल्यू हो गई E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। चलो, तो E हमें पता है, एक ऐसे ही रैंडमली लाइन खींच ली हमने। ठीक है, E के साथ साथ में वोल्टेज भी चल रहा है इस तरफ और करंट भी इसी डायरेक्शन में। डन, ये हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। अब हमें पता है कि वोल्टेज जो है कैपेसिटेंस में वो थोड़ी आगे चल रही है, तो हमने इसको आगे ले लिया। डन, यहाँ पे ले चुके हैं हम। ठीक है, और अब यहाँ पे हम सॉरी वोल्टेज आगे नहीं चल रही है, यहाँ पे करंट जो है वो आगे चल रहा है, करंट ऊपर रह गया, वोल्टेज थोड़ी पीछे की तरफ रह गई कैपेसिटेंस की। डन, यहाँ पे हमने फेजर डायग्राम तो बना लिया। अब फेजर डायग्राम बनाने के बाद में हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इन सभी लाइंस को क्या करना है, मिलाना है। जैसे इसको यहाँ पे मिला लिया, इसको फिर इससे मिला लिया, तो वी गॉट अ रेक्टेंगल जिसमें हमें दिख रहा है कि ये वाली लाइन जो है VC है, ये वाली लाइन जो है VR है, ये बीच वाली लाइन जो डायगोनल है वो हमारा EMF है। ठीक है, वापस यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्या मैं इस VC को इसके सामने वाली लाइन VC ले सकता हूँ, ये भी VC ही होगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये लाइन अगर है तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके सामने वाली साइन लाइन ये हुई। डन, इसी तरह से हमारे पास में ये वाली लाइन जो है वो करंट की हो गई। अब हम क्या करेंगे, पीजीटी वीजीटी लगाएंगे, बट उससे पहले वैल्यूज देख लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या है, IR, एम्पलीट्यूड लूंगा तो I नॉट R ले लेंगे। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस जो है IXC हो जाएगा, बट एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज का जो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस के केस में I नॉट XC हो जाएगा। डन, वापस पीजीटी लगानी है हमें, तो ये हो गया हमारे पास में बेस का स्क्वायर, मतलब कि ये वाली लाइन का स्क्वायर जो VR है, और ये परपेंडिकुलर मतलब कि जो VC है, इन दोनों लाइंस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, V EMF के बराबर होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो ये EMF के बराबर हो गया हमारे पास में। अब ये VC इक्वल्स टू IXC हो जाएगा, और यहाँ पे I नॉट XC इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वही सॉल्व करेंगे हम इसको पूरा। I नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसको पूरे का अंडर रूट ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी I नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आ रहा है जिस तरह से हमारे पास में इंडक्टर के केस में आया था, जो EMF अपॉन R स्क्वायर प्लस XL आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वापस ओम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें, I इक्वल्स टू V बाय R, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे इम्पीडेंस, एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द RC सर्किट विच अपोजेस और इम्पीड्स द फ्लो ऑफ करंट। जब सर्किट में कैपेसिटर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो रेजिस्टेंस का काम जो ये करेगा Z, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है बच्चा, आप इसको और सिंपलीफाई फॉर्मेट में लिख सकते हो, Z इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या फिर आप XC के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। रुको, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, Z इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, आप इसको इम्पीडेंस को लिख सकते हो। फेज एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा tan फाई वापस परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो ये हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास में बेस, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो tan फाई इक्वल्स टू वी नॉट C अपॉन R, सॉल्व करोगे तो XC अपॉन R आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास में आ रहा है बच्चों सीरीज LCR सर्किट। देखो, सीरीज LCR सर्किट, अब हमारे पास में इसमें तीनों के तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास में L मतलब इंडक्टर, कैपेसिटेंस मतलब C, और हमारे पास में R मतलब रेजिस्टेंस, तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो सपोज अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L, कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन द सीरीज, मतलब अभी सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, और हमारे पास में सोर्स क्या दे रखा है, E नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है। वी नो दैट कि है ना अपने पास में करंट आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्या है वो सब चीजें बताइए हमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो अब हमारे पास में रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। इंडक्टर के केस में जो होता है उसमें हमारे पास में करंट जो है वो पीछे चल रहा होता है, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में करंट जो है वो π/2 से आगे चल रहा होता है। उन सभी कंडीशंस को ध्यान में रख के एक फेजर डायग्राम बनाया गया है जिसमें दिख रहा है कि हमारे पास में ईएमएफ इधर दे रखा है, रेजिस्टेंस है ना उसी वाले डायरेक्शन में जिस तरफ ईएमएफ है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज, करंट भी हमारे पास में उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट की वैल्यू, ये हो गया आई, ये करंट भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है हमारे पास में इस तरफ वोल्टेज आ गया, और ये हमारे पास में इंडक्टर का वोल्टेज आ गया। डन, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें लेना है मैग्नीट्यूड। तो इन सभी लाइंस को अगर हम मिलाएं जिस तरह से हमने पहले भी मिलाया था, तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास में ये वाला, और दूसरे फेजर मतलब इसी फेजर डायग्राम में एक दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये रहा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब देखो, तो VC तो नीचे जा रहा है, VL ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट रिजल्टेंट को हम इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो हमारे पास में VL माइनस VC ले लेंगे वेक्टर सम की थ्रू। ठीक है, VL माइनस VC कर लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, बट VC जो है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो माइनस का साइन ले आएगा यहाँ पे। डन। अब देखो, अगर ये VL माइनस VC है तो इसके सामने वाला आर्म मतलब ये वाला, ये भी क्या होगा, VL माइनस VC ही रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, VL माइनस VC ही रहेगा। और ये हमारे पास में बेस जो हो गया, ये हमारे पास में जो बेस हो गया ये वाला, इस पूरे की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया VR, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास में हाइपोटेन्यूस जो ये वाली लाइन है। तो दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। चलो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V नॉट R इक्वल टू I नॉट R। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, V नॉट L इक्वल टू I नॉट L, I नॉट XL। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, V नॉट C इक्वल टू I नॉट XC। ठीक है, तो यहाँ पे पता पड़ रहा है कि as VL and VC are in opposite direction, तो their resultant will be VL minus VC, जो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिया है हमने। पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। अभी हमें पता है कि हमारे पास में जो बेस है वो है ये वाली लाइन, तो हम ले लेंगे VR का स्क्वायर, और हमारे पास में परपेंडिकुलर जो है वो ये है, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर ये ले लेंगे, और ये दोनों बराबर होंगे हमारे पास में EMF हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। जिन को कंफ्यूजन में लिख देते, देखो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारे पास में बेस, ये हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा I नॉट R का स्क्वायर, इसकी जगह रखूंगा I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे है ना हम I नॉट को कॉमन निकाल रहे हैं, बट इन सबके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हम I नॉट का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और बचेगा हमारे पास में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। डन, और यहाँ पे हमारे पास में E नॉट की वैल्यू के बराबर है वो। अब इन सब पे अगर अंडर रूट लेवे और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में है, इसमें यहाँ पे वापस इसको ओम्स लॉ से कंपेयर किया जाए तो I इक्वल टू V बाय R हो जाएगा हमारे पास में, और कंपेयर जैसे ही करेंगे V बाय R से तो ये हमारे पास में R की जगह, रेजिस्टेंस की जगह पे एक नया इंपीडेंस आएगा विच इज Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। ये सीरीज LCR सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा विच अपोजेस और इम्पेड्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट एंड इज कॉल्ड द इम्पीडेंस। जब सर्किट में L, R और C तीनों कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन पुट इट लाइक दिस, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, वो तो चॉइस आपकी है जैसे आप रखना चाहें। ठीक है भाई साहब, फिर आते हैं स्पेशल केसेस। तो देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये वैल्यू याद रखना, I नॉट किसके बराबर है, E नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर, और Z की वैल्यू भी याद रखना। चलो अब इसमें हम कंडीशंस पुट करते हैं। तो जैसे ही कंडीशन पुट करूंगा स्पेशल केस में, तो पहला इंडक्टिव LCR सर्किट के केस में है ना, इंडक्टेंस XL की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज भी किसका ज्यादा होगा, वोल्टेज में इंडक्टर का ही ज्यादा होगा। और फेज एंगल का फॉर्मूला बच्चों आपके लिए ये बनेगा XL माइनस XC अपॉन R।
और cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा cos फाई जो बनेगा हमारे पास में फेज एंगल r/z बनेगा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन कैपेसिटिव की कंडीशन में एलसीआर सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, तो वोल्टेज जो कैपेसिटेंस का है वो भी ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ ऊपर tan फाई का फॉर्मूला आ रहा था फेज एंगल की कंडीशन में इंडक्टिव में XL माइनस XC था, लेकिन कैपेसिटिव की कंडीशन में XC माइनस XL है। बाकी cos फाई तो वैसा ही रहने वाला आपका फेज एंगल। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बराबर है तो उस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस भी क्या होगी, बराबर। इंपीडेंस का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, इंपीडेंस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे ही दोनों इक्वल हुआ है तो ये टर्म बन जाएगी 0 और 0 का स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमारे पास में जेड किसके बराबर आएगा, आर के इक्वल आएगा। तो वहां से आप कह सकते हो कि जब इंडक्टिव की कंडीशन हो, इंडक्टिव की कंडीशन मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो वहां पे z किसके इक्वल है, r के बराबर है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, z r के बराबर है। आगे, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट अटेन्स अ पीक वैल्यू इज कॉल्ड द नेचुरल और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो जब सर्किट में कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो इसको निकालते कैसे हैं, तो एक्सएल किसके इक्वल है, एक्सी के इक्वल है। एक्सएल की जगह 2πf और इसकी जगह पे 1/2πfc। डन यहाँ तक, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे एक चीज रह गई है, हाँ 2πfl और इसका हो जाएगा 2πfc। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक सेकेंड, LC, और जैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये f और f तो मल्टीप्लाई होके f और f मल्टीप्लाई होके f स्क्वायर बना देंगे। 2π नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 4π स्क्वायर बन जाएगा, LC एज इट इज आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इधर आएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बनेगा 1/2π अंडर रूट LC। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डन, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसकी डेफिनेशन अभी बताई थी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट अटेन्स अ पीक वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। और एक और कंडीशन भी बोल सकते हो आप, जहां पे एक्सएल और एक्सी क्या हो, इक्वल हो, तब भी हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर क्यू फैक्टर बोल सकते हो आप। व्हाट इज द क्यू फैक्टर, व्हाट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्किट के एलसीआर सर्किट में हम पीक वैल्यू मतलब आई नॉट और एलसीआर सर्किट में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ में अगर हम ग्राफ बनाते हैं फॉर द 3 डिफरेंट वैल्यूज, तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर हमने है ना एक्स एक्सिस पे ले रखी है फ्रीक्वेंसी और हमने ले रखा है वाई एक्सिस पे करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस की भी डिफरेंट वैल्यू होगी, एक बार रेजिस्टेंस हम कम लेंगे, एक बार रेजिस्टेंस हाई लेंगे, एक बार रेजिस्टेंस थोड़ा मॉडरेट लेवल पे देंगे। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि हाई रेजिस्टेंस पे हमारा स्लोप जो है वो काफी मतलब फ्लैट आ रहा है, मॉडरेट रेजिस्टेंस पे उसका स्लोप थोड़ा बड़ा है, और लो रेजिस्टेंस पे है ना हमारे पास में उसका स्लोप एकदम से शार्प बन चुका है। बट एक नोटिस करने वाली बात है कि उनकी पर्टिकुलर एक ही जगह पे है ना सारे के सारे जो हमारे पास में पीक वैल्यूज आ रही है वो पर्टिकुलर एक वैल्यू है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, वापस बता देता हूं, अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी और करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट के बीच में ग्राफ, तो यू विल ऑब्जर्व कि हाई रेजिस्टेंस पे फ्लैट कर्व बनेगा, मॉडरेट लेवल पे है ना थोड़ा सा तीखा कर्व बनेगा, और थोड़ा लो रेजिस्टेंस पे थोड़ा ज्यादा ही शार्प कर्व बनेगा। उस कंडीशन पे उन सबकी पीक वैल्यू एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही आती है, उन सबकी पीक वैल्यू एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आती है, और वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब लो ले लो हाई ले लो या कोई फर्क नहीं पड़ता, आना इसको एक ही जगह पे है। बट द शार्पनेस ऑफ अ पीक डिपेंड्स ऑन द आर, इन सब की पीक वैल्यू जो है वो है ना शार्पनेस डिपेंड करेगी। ठीक है, एंड द पीक वैल्यू इज हायर फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर, इन सब की पीक वैल्यू वहां पे मिलेगी जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, सबसे लो हो। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय अ कोफिशिएंट, इस शार्पनेस को एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉल्ड द क्वालिटी और क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बोलो या फिर क्यू फैक्टर बोलो, बात वही है। ठीक है, क्यू फैक्टर की डेफिनेशन देखो बच्चों, क्या होती है क्यू फैक्टर जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शार्पनेस को। द डेफिनेशन, द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डिफाइन किया जाएगा।
to their difference to the two frequencies taken to the both side of the resonant frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes the 1 upon root 2 times the value of resonant frequency. ऐसा समझ में नहीं आएगा, आपको मैं ग्राफ से समझाता हूँ. लेट्स कंसीडर वी हैव अ एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे पीक वैल्यू, और हमने एक कर्व वाली लाइन ली है. ठीक है, ये रही कर्व वाली लाइन. इस पे मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ. ये पहला जो पॉइंट है ओमेगा 1, दूसरा पॉइंट जो है वो ओमेगा 2. इनका जो ये डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ऐसे पॉइंट लेने हैं जहां पे हमारे पास में करंट एम्पलीट्यूड कितना हो, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो. ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स. उस कंडीशन पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, इसका जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर. तो देख के पता पड़ रहा है ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जबकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है वो ऐसी वैल्यू से जहां पे करंट की वैल्यू क्या हो, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स. इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्यू फैक्टर बोलेंगे, और हम इसे इसी से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर्मूला देखो, क्यू फैक्टर इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. आप इसको 2 ओमेगा डेल ओमेगा भी लिख सकते हो, जिसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं. ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होती है इसकी चौड़ाई, इसकी थिकनेस कितनी है, आपकी पीक जो है वो कितनी थिन है या थिक है, उसको रिप्रेजेंट करती है बैंडविड्थ. ठीक है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको 2 ओमेगा डेल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम बैंडविड्थ बोलेंगे. और बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला और होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू आर बाय एल. इन सब के डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ. और क्वालिटी फैक्टर को इसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे 1 अपॉन आर अंडर रूट एल सी, तो एक फॉर्मूला और हमारे पास में आ जाता है. ठीक है, अब इससे बढ़ते हैं आगे. अब हमारे पास में आ रहा है सर्किट में पावर इन एसी सर्किट. क्या होती है सर्किट की पावर, देखते हैं. दी रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, ऐसी रेट जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर. तो कोई भी सर्किट कितनी देर कितनी पावर यूज कर रहा है, मतलब कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस टाइम के अंदर, उसे हम पावर बोलेंगे. एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज करंट, देखो इसका डेफिनेशन बहुत इजी है, तो फॉर्मूला निकालना भी इजी ही है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे. E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. अज्यूम कर लो इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट को हम ले रहे हैं ऐसे रैंडमली, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. मान लो करंट वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, एक रैंडम वैल्यू लिया है. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय करंट. ये 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी होता है, बट यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे हमने ईएमएफ ले रखा है. डन. तो ई नॉट साइन ओमेगा टी को यहाँ डालेंगे, और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 को यहाँ पे हमने रख दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, ई नॉट और आई नॉट को साथ में लिख दिया, और साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5 को साथ में लिखा, और एक और चीज करी है यहाँ पे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी करा है. ठीक है, क्यों करा है मैं अभी बताता हूँ. क्योंकि आपके पास में साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, इसको तो एक बार साइड में रखें हम, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए साइन बी. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है. इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो देखो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी ना, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस 5 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 5. और उसी तरह से मैं अगर ए प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी और माइनस का 5. तो इस तरह से आपके पास में वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे ध्यान रखो, द एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू कोसाइन टर्म्स. एवरेज पावर को अपन इनका एवरेज निकाल के आराम से कर सकते हैं. किसका एवरेज निकालना है हमने, कॉस का एवरेज निकाल के हम एवरेज पावर को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. बट जो सेकेंड टर्म है कॉस 2 पाई 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज द टाइम डिपेंडेंट. ये टाइम पे डिपेंडेंट है, और वी नो दैट कि अल्टरनेटिंग करंट की केस में टाइम के वैल्यू में कोई भी चीज होती है प्लस में जितनी आती होती है माइनस में आती है, तो उसका एवरेज हमेशा 0 ही आना है. तो टाइम डिपेंडेंट टर्म्स तो 0 हो जाएगी वहां पे. तो बचा क्या हमारे पास में, पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5, ये बच गया. डन, बस इतना ही तो है. तो ये आपके पास में पावर आ गई. आप नीचे वाले 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, तो ये हो गया ई नॉट अपॉन √2,
आई नॉट अपॉन रूट टू, तो हो गया ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो पावर की ये वैल्यूज और आ गई, तो हमारे इसमें पावर का मेन फॉर्मूला आ गया। आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इस पावर की ये जो फॉर्मूला है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखो पहला है स्पेशल केसेस में, पहला केस प्योरली रेजिस्टिव के केस में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो यहाँ पे कॉस वन डालूंगा तो मुझे पावर क्या मिलेगी, एवरेज मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब प्योर रेजिस्टिव की बात करते हो ना, उस कंडीशन में फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, और फेज डिफरेंस नहीं है तो फाइव जीरो डालो, कॉस फाइव की वैल्यू वन आ जाएगी और पावर एवरेज आ जाएगा। बट प्योरली इंडक्टिव के केस में जो है वो फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। अब पाई बाई टू डालो, डालो तो सही पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, और पावर एवरेज कितनी आएगी, जीरो। ऐसा सेम टू सेम कैपेसिटिव की कंडीशन में भी है, क्योंकि वहां पे भी पाई बाई टू का डिफरेंस आ रहा है, और पाई बाई टू जैसे ही डालूंगा तो कॉस पाई बाई टू इज ऑल्सो जीरो, तो वहां पे पावर एवरेज वापस जीरो आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज एलसीआर के कंडीशन में वहां पे पावर की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ एक नॉन नेगेटिव वैल्यू कह सकते हो आप, कि कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे कॉस का कोई भी भरोसा नहीं है, वहां पे एंगल कुछ भी हो सकता है। तो पावर एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और वहां से फाइव फाइव को हम निकाल सकते हैं टेन फाइव की टर्म में, और ये टेन फाइव की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ पावर की जो वैल्यू है वो एक एवरेज ही आनी है आपके, ठीक है। कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन देख लो बच्चों, छोटी मोटी डेफिनेशन में आ रहा है आपके पास में पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट। क्या होता है ये अभी बताता हूं मैं। The power factor is defined as the ratio of three power. Sorry, my mistake. The power factor is defined as the ratio of true power to the apparent power of an AC circuit. किसी भी सर्किट में कोई एसी सर्किट एक्चुअल कितनी पावर दे रहा है और वो दे कितनी सकता है, मतलब कि अपेरेंट कितनी है उसकी, ठीक है। एक एक्चुअल क्या होता है कि पावर दो तरह की होती है, एक तो 100% हमें कितनी मिल रही है ट्रू, वो उसकी कैपेसिटी से फुल हमें कितनी दे पा रहा है, और एक दूसरी आती है अपेरेंट पावर, काम चलाओ पावर वगैरह जो भी है वो कितनी सर्किट दे सकता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है अपेरेंट पावर और ट्रू पावर का, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉस फाइव से, ठीक है। तुम लोग जानते ही हो कि पावर जो है अभी फॉर्मूला आया था ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव आया था। तो मैं अगर ई आर एम एस आई आर एम एस को डिनोमिनेटर में भेज दूं तो ये जो चीज आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं अपेरेंट पावर। तो और बचा कुचा जो कॉस फाइव है उसे हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। डन। अब दूसरा आता है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में आता है बच्चों वॉटलेस करंट। ये वॉटलेस करंट क्या होता है, द करंट इन एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट का ये वो करंट होता है इज सेड टू बी वॉटलेस। ये वॉटलेस तब कहलाता है इफ एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो। जब सर्किट की एवरेज पावर जीरो हो उस कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट बोलते हैं। बहुत ही इजी था टॉपिक ये वॉटलेस करंट का, तो ठीक है। सर्किट की पावर जीरो होगी ना उस कंडीशन में उसमें फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलेंगे हम, वॉटलेस करंट बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर आता है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना, आपके लिए काम की चीज है, अच्छे से पढ़ के जाना। चांसेस तो है कि कह सकते हैं आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल सीबीएसई के जिस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन और थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी कम हो चुकी है। चलो तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, क्या होता है ये। A transformer is an electrical device for converting an alternating current at a low voltage into that at a high voltage और vice versa। ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, बदलने की कोशिश करता है। जो हमारे बाहर पावर हाउसेस होते हैं बड़े बड़े से सिटी के बाहर लगे रहते हैं, वहां से घरों में जो वोल्टेज आ रही है ये उस वोल्टेज को डिक्रीज करके घरों की डिजायर्ड वैल्यू और वोल्टेज के अकॉर्डिंग बदलता है, और सिमिलरली छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू में बदलने की कोशिश करता है। इसे हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। देखो इसका बेसिक जो कोर होता है ना, बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें होता क्या है, बीच में तो है ना सबसे पहले होती है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर्स होती है ये आयरन वगैरह की बनी रहती है, और लेमिनेटेड होने का मतलब होता है एक कोर और दूसरी कोर के बीच में इंसुलेशन लगा रहता है ताकि करंट इधर उधर फ्लो ना हो जाए, एडिस करंट ना आ जाए। दूसरा इसको लेमिनेटेड कोर के ऊपर प्राइमरी कॉइल्स लपेटी हुई रहती है एक तरफ, और दूसरी तरफ कॉइल्स लपेटी रहती है सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। दो तरह की कॉइल्स हो सकती है। अब ये वर्किंग कैसे करता है,
इसका जो वर्किंग होता है वो ईएमएफ और इंडक्शन के थ्रू होता है। चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है वर्किंग। एज अ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। पहली वाली कॉइल में मान लो एसी फ्लो हो रहा है। इट जनरेट्स द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर विच आल्सो पासेस द सेकेंडरी कॉइल। तो इसकी वजह से क्या बनेगा यहाँ पे ईएमएफ बनेगा, और ये ईएमएफ क्या होगा पासेस होगा सेकेंडरी कॉइल में, मतलब दूसरी तरफ जाएगा। दिस चेंजिंग फ्लक्स सेट्स अप इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा जो सेकेंडरी कॉइल में बनेगा। ऑल्सो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, और साथ साथ में प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनेगा, और वो पास वाले में भी ईएमएफ को बनाएगा सेकेंडरी में। इफ देयर इज अ नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर उधर फ्लो नहीं होता है, देन द फ्लक्स लिंक विद द ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल्स टू द लिंक विद द ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सो सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर मैं इसमें एसी फ्लो करूं तो इसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट होगा ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पास वाले में क्या क्रिएट करेगा ईएमएफ क्रिएट करेगा। जो ईएमएफ क्या बनाएगा एसी बनाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में करंट मिलेगा। और हमारा ट्रांसफॉर्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि पास वाले में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो खुद से ईएमएफ इंड्यूस करके पास वाले को इंड्यूस्ड ईएमएफ करवाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बन जाएगा, और ईएमएफ बनेगा तो अल्टरनेटिंग करंट वहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी इस प्रिंसिपल पे काम करती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल का फॉर्मूला लगा दूंगा ईपी इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। लेंज लॉ से हमने है ना ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये भी लगा दिया। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो यहां से पता पड़ रहा है कि अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करना है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेकेंडरी कॉइल के नंबर्स पे। तो पहले वाले के नंबर्स कम है और दूसरे वाले के नंबर्स ज्यादा है, तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों हाई करवा सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे। आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और प्राइमरी में कम रखो तो उसकी वोल्टेज की वैल्यू कम से बड़ी हो जाएगी। और सिमिलरली बड़ी कॉइल प्राइमरी में रखो और छोटी वाली सेकेंडरी में रखो तो कॉइल के नंबर घटने से ईएमएफ को भी रिड्यूस करवाया जा सकता है। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर बाय द वे दो तरह के होते हैं हमारे पास में। प्राइमरी कॉइल में अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स जो है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अगर लेस है और सेकेंडरी में ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बट अगर प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, और नंबर्स बढ़ाना और घटाना उसके ईएमएफ बढ़ाने और घटाने से रिलेटेड है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखोगे तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, उसी तरह से आप वोल्टेज की भी बात कर सकते हो कि वोल्टेज भी उन पे ही डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स में। और ये एनएस अपॉन एनपी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो रेशियो को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, या फिर इसे आप टर्न रेशियो भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी तो वो होती है कि हमारे पास में अगर मैंने इस तरफ से इनपुट करा है 220 वोल्ट ईएमएफ तो मुझे उस तरफ 220 वोल्ट का कितना हिस्सा मिल रहा है, मतलब कि वो कितने एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, 100% वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने का एक सिंपल सा तरीका है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। कितनी आउटपुट मिल रही है उसमें अगर पावर इनपुट का डिवाइड मार दो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी खासी एफिशिएंसी वाला है। ठीक है, बट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज फेयरली हाई 90 to 98%। तो हमें 100% कभी भी प्रॉपर है ना ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत तरह के लॉसेस हो जाते हैं। उन लॉसेस की वजह से ट्रांसफार्मर हमें ढंग से इनपुट दे तो देते हैं लेकिन आउटपुट हमें ढंग से नहीं दे पाता है। क्यों? उसके रीजन भी बताऊंगा। तो कह सकते हो कि आप अर्थ पे कोई एक आइडियल ट्रांसफार्मर है ही नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा 98% तक खींच सकते हो उसको कि 98% तक वो उसकी क्या दे देगा कैपेसिटी दे देगा और वैल्यूज दे सकता है। ठीक है, कुछ लॉसेस होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। मैं बताता हूँ व्हाट आर द लॉसेस। तो हमारे पास में जो लॉस है एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू अनदर वोल्टेज वेरी एफिशिएंटली।
मतलब कि लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई अल्टरनेटिंग में अच्छी खासी एफिशिएंटली कर ले, उसके लिए डिजाइन किया गया है। बट देर आर द स्मॉल एनर्जी लॉसेस दैट डू अकर देम, तो कुछ लॉसेस क्रिएट होते हैं वहां पे। द फोर मेन कॉजेज ऑफ द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर एज फॉलोइंग, चार मेन लॉसेस हमारे पास में है। पहला जो लॉस है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का मतलब जो हमने कॉइल्स लपेट रखी है उन कॉइल्स के रेजिस्टेंस की बात हो रही है। द वायर यूज्ड इन द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल इन द ट्रांसफार्मर कंट्रीब्यूट्स द हीट, उस कॉइल की वजह से वहां पे हीट क्रिएट होती। लॉस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल हीटिंग, तो हीट होने की वजह से वहां पे जूल्स लॉ से पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर है, वेयर द पावर पी इज द रेट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वायर रेजिस्टेंस। और देखो हीट बनेगी तो वहां पे ना वो हीट किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं पे लॉस का काम करेगी ही करेगी। तो हीट मेन कंपोनेंट है जो किसकी वजह से आता है, जो हमने वाइंडिंग कर रखी है उनके रेजिस्टेंस की वजह से आता है। दूसरा जो है वो है फ्लक्स लीकेज। ये क्या चीज होती है, पानी के जैसे तो फ्लक्स बह नहीं सकता ना, फ्लक्स लीकेज का मीनिंग कुछ और है। देखो, ड्यू टू द एरर इन द डिजाइन ऑफ अ कोर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल मे नॉट बी लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल। अगर आपके एरर आ गया, जैसे कि सेकेंडरी कॉइल को आपने सही से लपेटा नहीं है, या फिर आपने कोई अच्छा कंडक्टर यूज नहीं किया है, कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में अच्छे से फ्लक्स क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल मे नॉट बी लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में फर्स्ट वाले के पूरे फ्लक्स नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से दैट इज द रीजन फॉर द फ्लक्स लीकेज। इस तरह के रीजन को हम फ्लक्स लीकेज बोलते हैं, और ये भी हमारा काम करता है ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को गिराने का। ठीक है, फिर बात आती है एडिस करंट। एडिस करंट भी हमारे पास में आता है। एडिस करंट क्या होता है वो भी बता देंगे अभी आपको। देखो, एक पेज ऐड करते हैं, एडिस करंट बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द एडिस करंट। ठीक है, जैसे कि एक मेरे पास में बार मैग्नेट है। ठीक है, मैं एडिस करंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये नॉर्थ है और ये हमारे पास में क्या है, साउथ है। ठीक है, अगर हम इसके बीच में से किसी कंडक्टर को लेके जाते हैं, लेट्स अज्यूम हमारे पास में एक कंडक्टर है और शीट है। अगर मैं इस कंडक्टर को इसके बीच में से गुजारूं, ठीक है, तो बच्चों जब आप इसका मोशन इस तरफ करोगे, कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फास्ट मूव करते हैं, तो देयर विल बी इंड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ करंट जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट क्रिएट होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर, ये बाय द वे ये कंडक्टर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, कंडक्टर। तो जब भी आप किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में कंडक्टर को फास्ट मूव करते हो तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस होता है। ये करंट जो इंड्यूस होता है वो एडिस करंट होता है, जो उसके मोशन को क्या करता है, रोकता है। जो कंडक्टर के मोशन को रोकता है वह उसको रेजिस्ट करता है, वो उसमें हीट क्रिएट करता है, जो उसमें उल्टे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। तो इस एडिस करंट की वजह से ट्रांसफॉर्मर में जो हमारे पास में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि देखो, when the magnetic field line in a primary coil changes, then it induces current in the secondary coil and also current in the iron core। तो ये हमारे पास में जो आयरन कोर है ना, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे भी है ना एडिस करंट बनेगा। और ये एडिस करंट क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा चल रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि when the magnetic field in the primary coil changes, then it induces the current in the secondary coil and also current in the iron core itself। तो iron core में भी एक current create होगा। This current flows in the little circuits in the iron core and called eddy current। The eddy current causes the heat loss, जिसकी वजह से हीट बनेगी और वो लॉस हो जाएगा और एनर्जी में क्या होगी, एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह से लॉस होता है। तो बार बार द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ कोर इज रिपीटेडली रिवर्स इन द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रिपीटिंग कोर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस एक्सपेंड एनर्जी एंड दिस एनर्जी अपीयर्स एज अ हीट। तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने की वजह से लॉस क्रिएट होगा। किस में लॉस होगा, आयरन कोर में लॉस होगा, और ये लॉस क्या करेगा, हमें एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा ढंग से। ठीक है, अब तुम्हें कुछ छोटे मोटे से टॉपिक्स बता देते हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूस द एनर्जी लॉस। ये जो लॉस थे इनको मेथड को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। पहला, द यूज ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर फॉर द वाइंडिंग ऑफ कॉइल। ऐसा अच्छा खासा कंडक्टर लो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, जिससे हमारा हीट क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, हीट लॉस ड्यू टू एडिस करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द लेमिनेशन ऑफ आयरन कोर। इसी वजह से एक आयरन कोर और दूसरी आयरन कोर, तीसरी आयरन कोर, चौथी आयरन कोर के बीच में लेमिनेशन लगाया जाता है ताकि एडिस करंट को रिड्यूस किया जा सके। तीसरा, the heat generated can be kept in the minimum by using the magnetic material। ठीक है, हीट जनरेट को अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं।
बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज अ लो हिस्टैरिसीस लॉस। ऐसे मटेरियल लेने हैं जिसमें लॉस कम हो, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, हीट कम क्रिएट हो। Hence, soft iron core is often used to the core material because the magnetic domain within the changes rapidly with the low energy। तो लोहा रखने से, सॉफ्ट लोहा रखने से, जो सॉफ्ट आयरन कोर रखने से उसके अंदर हीट कम क्रिएट होती है ड्यू टू एडिज लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये कुछ काम है जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, इन लॉसेस को कम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास में है एडवांटेजेस ऑफ एसी डीसी के कंपैरेबली, और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी भी है हमारे पास में, ठीक है। ये असर्शन रीजन या कहीं पे पूछ ले तो ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ऐसा बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो एडवांटेजेस क्या है एसी के। पहला, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैन बी डन एट अ हाई वोल्टेज thereby reducing the current and consequently loses the transmission। एसी को दूर तक भेजना बहुत आसान है क्योंकि इसमें क्या होता है, रिड्यूस करंट नहीं होता है और आप अच्छे खासे उसको फ्लो कर सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी तक आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इजियर एंड सो ट्रांसमिशन, इनको बनाना और इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना काफी ज्यादा इजी रहता है। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कैन बी एट अ हाई वोल्टेज सो दैट इफेक्ट इट कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन from level to other easily and efficiently। We conveniently shift voltage by transformer in a DC transformer are not used। हम AC को आगे से आगे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज लो होगी, मान लो एक 10 किलोमीटर का रेंज है और मुझे 10 किलोमीटर बिजली पहुंचानी, तो मैं हर 2 किलोमीटर में एक ट्रांसफॉर्मर लगा दूंगा जो गिरती हुई एसी को वापस क्या करेगा, स्टेप अप करता जाएगा और उसको आगे से आगे ट्रांसफर करता जाएगा। चौथा, केबल साइजेस फॉर एसी आर क्वाइट लाइटर इन कंपैरिजन ऑफ डीसी। कम से कम और पतले वायर्स यूज किए जा सकते हैं एसी के लिए, ठीक है। पावर लॉस इन द एसी इज लेस एज कंपेयर टू डीसी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। पावर का लॉस भी यहाँ पे कम होगा। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। और सातवां पॉइंट, वोल्टेज एट विच पावर कैन बी सेंट कैन बी हायर एट एसी, दिस लेवल्स कैन बी डेंजरस इन द डीसी। ठीक है, वोल्टेज जो होती है ना पावर एसी की वो हायर होती है बट काम चला होती है, तो हमारे लिए वो फायदेमंद होती है, लेकिन थोड़ी डेंजरस होती है। बट क्या करें, जिस चीज के फायदे हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, तो हम उन नुकसान को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में नुकसान है कि एडवांटेजेस ऑफ एसी, सॉरी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, इट कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम वगैरह इनके लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ हाफ साइकिल इज लेस देन इट्स आरएमएस वैल्यू। एवरेज हमेशा जीरो ही मिलेगी आपको या फिर कम मिलेगी, ठीक है। Hence, given value of current, wires carrying the AC requires a better insulation। अच्छा इंसुलेशन रखो ताकि आपके एसी की वैल्यू भी कम ना गिरे, पहले ही कम होती है थोड़ी बहुत बट फिर भी अच्छे इंसुलेशन से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। एसी मीटर्स हैव अ नॉन लीनियर स्केल एंड एज अ रिजल्ट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रेंज। एसी का नॉन लीनियर होता है तो ये ऐसा मिलता है, तो इसको आप ढंग से मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है। तो कुछ इसे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस जो आपको देखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे एसी के सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ बताया आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके लिए मैं काफी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो आप प्लीज एक एक सब्सक्राइबर आपका मेरे लिए मैटर करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।